हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, तो पावर स्क्रू आज देखेंगे हम। इसके साथ 2-3 पॉइंट पर याद रख लो कि पावर स्क्रू से कोई क्वेश्चन एसएससी या जे या गेट में नहीं आता है, लेकिन पावर स्क्रू में तुम्हारा अगर कोई बीटेक करना चाहेगा तो बीटेक करने के बाद गेट में एज ए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग को जो 6 सेमेस्टर में पढ़ना है पावर स्क्रू में, वो डिजाइन पढ़ना है। तो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन तुम्हारा कंपटीशन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फॉर्मूला यूज होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम डिजाइन के पॉइंट में इंटर करेंगे कि कौन सा स्ट्रेस, क्योंकि डिजाइन का मतलब होता है कि व्यू को पकड़ना, कहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लगेगा, कौन सा किस तरह का सेक्शन पे लगेगा, वो कहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को समझना होगा। उसके बाद हर सेक्शन पे कौन का स्ट्रेस कुछ मटेरियल का बना हुआ होगा, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं उसके डिजाइन को और फिर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट व्यू जो हम ये जो कॉपी किए फॉर द भंडारी ग्रुप किताब से कॉपी किया हुआ है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या इसका मतलब होता है। सबसे पहले पावर स्क्रू। ओके, तो पावर स्क्रू एक ऐसा डिवाइस होता है, एक डिवाइस है, बोल सकते हो, या इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, ओके, which convert the rotary motions into translator motions। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रोटेशनल मोशंस को ट्रांसलेटर मोशन में या लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। बट मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानना होगा कि जो रोटेशनल मोशंस के परपेंडिकुलर इसका मूवमेंट होता है। ओके, अब कैसे इसका मतलब, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कि तुम अगर स्क्रू जैक या तुम एग्जांपल लो नट बोल्ट का, तो नट बोल्ट का एग्जांपल होगा, जब तुम नट को घुमाते हो, उसको इमेजिन करो अपने अपने दिमाग में कि तुम्हारे हाथ में बोल्ट है, एक नट है। बोल्ट का शेप कैसा होता है, यहाँ पे बोल्ट का कॉपी नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल बोल्ट हमारे पास इस तरह का बोल्ट होता है जिसमें तुमको थ्रेड बना रहता है, और एक नट होता है। तो नट के अंदर भी तुमको इंटरनल थ्रेड बनाता है। तो बोल्ट के एक्सटर्नल थ्रेड होता है और नट में इंटरनल थ्रेड होता है। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्यों करते हैं, वो इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं है ना, हम उसको बताने वाले हैं। ये तुमको मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो जब इस नट को तुम इमेजिन, जब तुम नट को घुमाते हो तो बोल्ट का मूवमेंट कैसा होगा। तो जब नट को हम घुमाते हैं इधर इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, तो ये बोल्ट इधर की तरफ मूव करेगा, ये आइधर इधर मूव करेगा। तो दिस दैट मीन्स का रोटेशनल मोशंस को कन्वर्ट किया लीनियर मोशंस को। ओके, और इसका हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं वो राइट हैंड स्क्रू रूल्स निकालते हैं। इसलिए कभी कभी फिजिक्स क्लास में भी राइट हैंड स्क्रू रूल आता है, जो वेक्टर के हम यूज करते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हुआ तो डायरेक्शंस किधर होगा, उसको निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। इसमें क्या होगा, एक थंब होता है, मतलब अंगूठा, और ये मेरा फिंगर होता है इस तरह का। तो ये जो फिंगर को जो हम कर्ल किए हैं, ये बताता है डायरेक्शंस। अगर इसका डायरेक्शन इधर हुआ तो मूवमेंट होगा दिस डायरेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशनल। तो इसको अपना करके देखोगे, इमेजिन करोगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये जो रोटेशनल मोशन को ये ट्रांसलेशन मोटर में कन्वर्ट करता है। साथ साथ ये ट्रांसमिटिंग पावर करता है। अब ट्रांसमिटिंग पावर, यहाँ जो वर्ड आया अभी तक, तो यहाँ पे देखेंगे कि मोशंस को कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर 1 में। तुमको दो चीज को डिफाइन किया गया था, मशीन्स और मैकेनिज्म। मशीन का मतलब होता है जो वर्क और पावर को ट्रांसमिट करता है, और मैकेनिज्म मतलब कि जो मोशंस को मॉडिफाइड करता है। ओके, जो मोशंस को मॉडिफाइड करता है उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो पावर स्क्रू इट इज अ मैकेनिज्म बट मशीन्स। ओके, क्योंकि मशीन्स है, क्योंकि ये पावर काम करता है, वर्क को ट्रांसफर करता है, पावर पैदा करता है, तो एक चीज को दूसरे पे पावर को कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेंगे स्क्रू जेक, जिसका इस्तेमाल गाड़ी में को उठाने के लिए, हम लोग चक्का वक्का को चेंज करने के लिए हम उठाते हैं स्क्रू जेक। तो इट मीन्स ये वर्क डन, ये वर्क कर रहा है, वो पावर डेवलप कर रहा है। ओके,
तो फोर्स के डायरेक्शंस में ही ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कर रहा है। ओके है, तो ये हमारा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जिधर ये वर्क लगाता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का डिस्प्लेसमेंट जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये मेरा गाड़ी है, इसको उठाना है, तो ये चक्का है, तो यहाँ पे पावर स्क्रू लगा देते हैं। ओके, तो पावर स्क्रू आजकल हाइड्रोलिक पावर स्क्रू भी आ गया हम लोग का, लेकिन जो मैनुअली जो हम लोग गाड़ी के साथ हम लोग लेके चलते हैं वो हमारा मैकेनिकल पावर स्क्रू कहलाता है। तो इसको मैं ऐसा घुमाते हैं तो ये चीज ऊपर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। तो वर्क, क्योंकि यहाँ पे अब फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एस इधर हुआ है तो फोर्स भी इधर लगाएंगे, तो एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। रिमेंबर 0, क्योंकि यहाँ पे क्यों 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक होता है मेरा है, तो मीन्स दिस डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स प्रोडक्ट, तो बिकॉज द फोर्स डॉट, because force is a vector quantity and displacement is also vector quantity, so both are the product, dot product is give the this cos theta। ये पढ़े होंगे हम लोग वेक्टर वाले एनालिसिस में। तो वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग यस दिस इज वर्क प्रोड्यूसिंग, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो F is a dot product, this is the cos theta is equal to 0, means total work is equal to force and displacement. The magnitude, remember, because remember the force is the magnitude, displacement is the magnitude, so this is give the scalar quantity। है product तुमको vector quantity but give the scalar quantity because it has not a direction। ओके, तो इस सब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में सब डिस्कस है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ ट्रांसमिटिंग पावर, उसको यहाँ से हम समझाएं कि कैसे पावर को यहाँ पर करता है। नाउ दिस इज पिक्चर ऑफ द पावर स्क्रू। तो ये जो स्क्रू जैक होता है, जो हमारा जो मशीन को लिफ्टिंग करने में यूज होता है, ये तो तुम्हारे सिलेबस में इसी को डिजाइन करना है। इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है जो उसको देख लेते हैं हम लोग है। इसमें हमारा एक होता है पैन, जिसमें हम लोग लोड को रखते हैं। यहाँ पर W मतलब लोड को अप्लाई किया जा रहा है। लोड इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, लोड इज अपवर्ड डायरेक्शन जिसमें काम किया जाता है। ओके, तो एक्सटर्नल वर्क ये लोड हुआ। ओके, और एक देखो कि ये जो चीज है ये नट है। ये जो मेरे पावर स्क्रू है, जो एक लंबा सा ये है, ये मेरा पावर स्क्रू पार्ट है, ये पावर स्क्रू पार्ट हो गया। इसमें थ्रेड बना हुआ है, थ्रेड। और ये नट हो गया मेरा, सो इट हैंडल, ये मेरा हैंडल हो गया। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एफोर्ट, ये हो गया मेरा P, ये हो गया W। तो अब रिमेंबर यहाँ पे एफोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लोड हो गया। तो एफोर्ट और लोड के रेशियो क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब रेशियो ऑफ द लोड टू एफोर्ट। तो इसलिए देखोगे कि इसका जो हैंडल का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा लेंथ बड़ा होगा उतना मेरे लिए मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा होगा, मतलब लेवरेज ज्यादा होगा, मतलब मैं कम से कम एफोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। देखो नट असल में यहाँ पे ये है, तो यहाँ नट मेरा स्टेशनरी है। असल दो चीज रोटेशन करता है। अगर यहाँ पे देखो, अगर नट को तुम हाथ से पकड़ लोगे तो बोल्ट का मूवमेंट होगा, और अगर बोल्ट को पकड़ लोगे तो नट ऊपर नीचे करेगा। तो जिस चीज को तुम फिक्स कर लोगे तो वो चीज तुम्हारा रुका रहेगा, फिर वो तुम्हारा दूसरे पार्ट को लीनियर मोशन देगा। तो नट यहाँ पे हो गया स्टेशनरी, लेकिन इसके अंदर तुमको इंटरनल थ्रेड बना हुआ है नट के अंदर। तो फिर असल में मूवमेंट करना था हमको पावर स्क्रू, जो बोल्ट है, बोल्ट को नहीं बोलेंगे, नट और बोल्ट, जब हम लोग जो चीज को फास्टेनिंग, जब दो चीज को हम जोड़ने में यूज करते हैं तो वहां पे नट बोल्ट इस्तेमाल करेंगे, और पावर स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे वर्ड हम लोग जब हम लोग पावर डेवलप या कोई चीज को लिफ्ट करने में यूज करते हैं, तो बोलते हैं पावर स्क्रू या स्क्रू जैक। स्क्रू जैक इज एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर नट को हमें रोक लिए हैं, ये बोल्ट, तो नट को स्टेशनरी पार्ट हुआ, फिर ये घुमाएंगे तो हैंडल से घुमाएंगे हम लोग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एडवांटेज मोमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें लेंथ दे दिए। तो ये घुमाएंगे तो ये आराम से ऊपर की तरफ जाएगा, ये फ्रेम हो गया। ओके है, तो इस सब का डायमेंशन दिया हुआ है। एच क्या है, एच तो हाइट ऑफ नट है, हम आगे जब जाके जब डिजाइन पर जाएंगे तब हम समझाएंगे। फिलहाल ये मेरा एक तरह का बेसिक पिक्चर हो गया स्क्रू जेट का। उसका दूसरा एग्जांपल तुमको लीड स्क्रू ऑफ द लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में एक भी लीड स्क्रू होता है, अगर तुम लेथ मशीन देखे होगे तो एक लीड स्क्रू होता है, वो भी पावर स्क्रू। तो वहाँ पे क्या, वो भी मेरा पावर डेवलप करता है। तो थ्रेड काटने में मेरा इस्तेमाल होता है उस चीज को है, उसमें भी हमारा थ्रेड बना रहता है। ओके, तो थ्रेड कैसा बना होता है, देखो ये हमारा थ्रेड है, इस तरह का थ्रेड बना हुआ होता है। ओके, ये थ्रेड पार्ट हमारा बना हुआ है।
और इसका ओरिजिनल तस्वीर देखोगे तो ये हो गया। तो ये हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इट इज अवर पावर स्क्रू, मतलब थ्रीड। तो मैं THRED थ्रीड, तो ये थ्रीड बना हुआ मेरा, ओके ना। तो ये मेरा थ्रीड है, ये चीज पावर स्क्रू कर सकते हो, चाहे इसी के अंदर में नट लगा रहेगा, फिर नट घुमाओगे ये ऊपर में मूवमेंट करेगा। थर्ड पॉइंट जो तुमको जानना है ये है बेसिकली जो हम लोग पावर स्क्रू जो तुम्हारे चैप्टर में अभी का जो चैप्टर पढ़ना है वो पावर ट्रांसमिशंस के बारे में पढ़ना है। मतलब ट्रांसमिट मोशंस एंड फोर्स को ट्रांसमिट करने में करना पड़ता है। लेकिन जो पावर जो स्क्रू होता है, स्क्रू मतलब थ्रीड जो बना रहता है, जो इस तरह का जो थ्रीड बना रहता है, दिस वन, इसका यूज हम लोग दो जगह पर करते हैं। एक तो फास्टेनिंग, मतलब दो चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड टू लाइक नट बोल्ट। तो नट बोल्ट के पास भी स्क्रू बना रहता है। और दूसरा होता है पावर ट्रांसमिट, जिसको पावर स्क्रू बोलते हैं हम लोग। तो पावर मतलब कि उसमें भी थ्रीड बना रहेगा। ओके, तो थ्रीड दोनों पार्ट में रहेगा, बट अकॉर्डिंग, बट पर्पस के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दोनों का नाम अलग हो गया, फास्टेनिंग एंड पावर ट्रांसमिशन। तो नट बोल्ट मेरा पावर के लिए यूज नहीं करते, वो दो चीज को होल्ड, दो चीज को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पावर स्क्रू जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें वो इंक्लाइन प्लेन होता है, उसको हम आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन होता है और ये लोड को लिफ्ट करता है। लोड का मतलब एक्सटर्नल लोड W, ये लिफ्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ द एफोर्ट। एफोर्ट के मदद से लिफ्ट होता है। तो यहाँ लिखा हो ना एफोर्ट, सुटेबल एफोर्ट। तो सुटेबल एफोर्ट क्यों? क्योंकि लेंथ हम जो मैकेनिकल एडवांटेज दिए हैं, तो लेंथ देखकर हम एफोर्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद इच थ्रीड, ओके, टर्न, मतलब क्योंकि जब हम लोग एफोर्ट देते हैं तो वो थ्रीड हमारा टर्न घूमता है। ओके, जिसकी वजह से जो लोड होता है, एफोर्ट जो है हमारा एक्सटर्नल लोड होता है, वो राइज करता है या लिफ्ट करता है, या कह सकते हो कि डाउन होता है, लोअर हो सकता है या लिफ्ट हो सकता है। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू। तो यहाँ पे जो राइज कर रहा है, मतलब कितना ऊंचा उठेगा, ये होगा इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू। इस चीज को हम आगे हम सब समझा देते हैं, उसके बाद हम अगला पॉइंट जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब है वो तुमको हम समझा रहे हैं। इसके लिए तुमको हम एक तस्वीर बनाएंगे। अब इसको समझ लो, इस तस्वीर को। नाउ द वन रोटेशंस, तो वन रोटेशंस का मतलब हो गया जब हम उसको ऊपर से देखेंगे, ओके, तो ये दिखेगा मेरा गोल जैसा। ओके, तो जब यहाँ पे फिलहाल मान लेते कि मेरा हैंडल लगा हुआ और इसको, हैंडल छोड़ दो, मान लेते कि नट को हम एक बार घुमाते हैं। तो नट को एक बार घुमाते हैं और ये मान लेते कि नट मेरा फिक्स्ड है और हम पावर स्क्रू को घुमाते हैं। ओके, तो जब पावर स्क्रू एक बार रोटेशन जब करते हैं, तो मान लेते एक बार रोटेशन किए हम लोग, तो ये पावर जो जो मेरा शाफ्ट है, जो थ्रेड शाफ्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ मूवमेंट करना, तो ये होता है इस पॉइंट, जो मिड पॉइंट है यहां से लेके इसका मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं पिच। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो गया मेरा पिच, मतलब ये यहां से लेके इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच। ओके, तो इसमें एक पिच, दो पिच, जितना भी पिच हो सकता है। तो पिच हुआ मैंने को डिस्टेंस, कुछ लेंथ दिया रहेगा, उतना mm का पिच यहाँ पे बना हुआ। तो दो थ्रेड के बीच के को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। ओके, उसके बाद चीज देखोगे कि ये जो थोड़ा जो मैच चीज है यहाँ पे हम तो कर्व पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो ये इधर गया हुआ है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन की तरह तुमको शो दिखाया कि ये, हाँ, थोड़ा सा इंक्लाइन की तरह ये पिक्चर दिखाई देगा। तो इसके साथ अरे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ कुछ में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा। ओके, इस चीज को तुम यहाँ पे दिखाएंगे तुमको हम। तो देखो ये चीज यहाँ से गया है इसके साथ, ये एंगल हो गया थीटा। ये चीज हुआ दिस, ये हुआ दिस, ये एंगल हो गया थीटा। तो दिस एंड दिस थीटा।
तो ये थ्रेड के अलोंग, इसको बोलते हैं थ्रेड का एक्सिस, मतलब थ्रेड का सरफेस, ये हो गया थ्रेड का सरफेस, ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द थ्रेड शाफ्ट। तो ये थ्रेड शाफ्ट है इसका परपेंडिकुलर, ये एक्सिस हो गया थ्रेड शाफ्ट का, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द थ्रेड शाफ्ट। तो इसके साथ जो एंगल बना उसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं हेलिक्स थीटा, हेलिक्स एंगल। ओके, तो ये हो गया मेरा हेलिक्स एंगल जो यहाँ पे बनता है। तो अब वन रोटेशन, तो ये जो सर्कल है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम एक बार घुमाना शुरू करेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हम लिए, तो ये हो गया 2 पाई, मतलब मेरा 2 पाई हो गया 360 डिग्री बन गया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज करोगे कि इस सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, ये तो एंगल बना मेरा 360, ये एंगल बना 360। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना ये इसका डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, तो वो होगा पाई डी सरकमफ्रेंस। तो ये इसको हम लोग अगर चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखने के लिए, तो एंगल के टर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये होगा 2 पाई डी, ओनली पाई डी। एंड एक बार घूमने पर सर्कमफ्रेंस पाई डी हुआ, तो ये मूवमेंट हुआ पावर स्क्रू में, जो जो शिप ये शाफ्ट हुआ ऊपर की तरफ मूव किया, माने एक पीच से दूसरा पीच, ये पीच हुआ यहाँ से लेके, इसको बोलते हैं पीच हम लोग, पीच। तो ये हो गया थ्रेड, ये हो गया एंगल थीटा। तो दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू इज कॉल्ड द पीच, तो क्या होगा P बाई पाई डी, तो पीच बाई पाई डी। अगर दो रोटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो दो रोटेशन में क्या पाई डी इंटू डबल पीच, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 बनेगा, तो मतलब मेरा एंगल, तो थीटा जो है वो मेरा एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो दिस एंगल को थीटा को निकालने का तरीका है पीच एंड आई बाई डी। अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो किसका डायमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग डायमीटर को पहले पहले को समझा देते। अब यहाँ पे समझो डायमीटर का मतलब, ओके, ये जो थ्रेड का एकदम इन पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग हैं तुमको, मतलब मेजर डायमीटर्स, क्या बोलते हैं मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर को हम लोग डी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखना है फिर से, क्योंकि डी नोट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हो सकता है तुम जिस बुक से पढ़ते होगे, तो जिस बुक से भी पढ़ते होगे तो उस बुक में मेजर डायमीटर को अलग डायमीटर से दिखाया जा सकता है। ओके है, तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को समझना है कि किसको मतलब कि कौन सा रिप्रेजेंट किया जाएगा, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करना तुम लोग को। तो ये हो गया मेजर डायमीटर्स, इसको कभी कभी हम बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर्स, नॉमिनल डायमीटर्स। ठीक है, अब एक आता है तुम्हारा अगला, जो हम लेंगे तस्वीर ग्रीन ब्लू ले लेते हैं। अब देखो एक तो ये हो गया, अब ये जो है इसको बोलते हैं कोर डायमीटर। ओके, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर को बोलते हैं कोर डायमीटर, CORE, कोर डायमीटर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे DC से रिप्रेजेंट, C फॉर कोर, तो कोर डायमीटर।
सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर, longest diameter is nominal diameter which is represented by d naught. ओके, अब आते तीसरा, इस दोनों के बीच का, अरे तो नहीं हो रहा, इसके बीच का इसको बोलते हैं हम लोग मीन डायमीटर। तो ये हो गया मेरा मीन डायमीटर। तो यहाँ पे जो d है वो मेरा मीन डायमीटर होगा। अब क्यों मीन डायमीटर लेंगे, क्यों नहीं कोर डायमीटर लेंगे, क्यों नहीं नॉमिनल डायमीटर लेंगे हम लोग हैं? असल में मीन डायमीटर इज एवरेज डायमीटर। तो क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, तो फोर्स लगेगा नट, मतलब जो नट हुआ, आइए जो पावर हमारा जो स्क्रू हुआ, तो स्क्रू और नट के बीच का जो जो मेरा फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा क्योंकि मिनिमम डायमीटर यहाँ, मैक्सिमम डायमीटर यहाँ है, मिनिमम डायमीटर मेरा यहाँ है। तो क्योंकि जानते हैं क्योंकि जब स्ट्रेस लगेगा तो वो तो मेरा हो गया फोर्स बाय एरिया, तो एरिया कम, क्योंकि हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ओके, तो एरिया कहीं ज्यादा तो स्ट्रेस कम, एरिया छोटा तो स्ट्रेस बढ़ गया। तो हम किस पे डिजाइन करेंगे, तो ये या इस पे, अगर हम इस पे लेकर चलेंगे तो फिर ये हमारा ये हो जाएगा, इस पे लेकर चलेंगे तो कुछ डायमीटर हमारा रिजल्ट अलग कुछ आएगा। इसलिए हम मीन डायमीटर पे लेकर चलें कि मीन डायमीटर है जहाँ पे टोटल जो फोर्स एक्सर्टेड करेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करें इक्विवेलेंट हमारा होगा। तो मीन डायमीटर इसके अबाउट नट, तो मैं जो मेन नेट नट जो फोर्स है वो मीन डायमीटर के अबाउट लगाएगा। दिस इज आवर मीन डायमीटर्स। ओके, ये जो मेरा पॉइंट था, वो पॉइंट को यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ था वो चीज को हम यहाँ पे समझाएं कि क्या मतलब होता है कि द इंक्लाइन प्लेन होता है पावर स्क्रू जो कि लिफ्ट करता है लोड को, है एफोर्ट, जो लोड जो राइज करेगा, जो मूवमेंट होगा वो पीच के बराबर होगा। तो जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा वो पीच के बराबर फॉर द वन रोटेशन, तो वन रोटेशन के लिए एक वैल्यू होगा। सेकंड पॉइंट, द पावर स्क्रू जो होता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो हमने दिखाया बताया था वो F बाई पी, फिलहाल यहाँ पे W इस्तेमाल किया गया P, तो P इज वेरी वेरी लेस, वेरी लोअर देन W, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज वेरी हाई। तो इसलिए इसका यूज हम एज अ पावर स्क्रू एज ए लिफ्टिंग ऑफ द वेरी हैवी व्हीकल, फॉर लिफ्टिंग फॉर हैवी ऑब्जेक्ट में हम इसका यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, क्योंकि समझाने के बाद ही हम कुछ डेरिवेशंस करने के बाद ही तुमको समझा पाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या होता है तो बस हम एक ओवरव्यू दे देते हैं हमें। पावर स्क्रू जो होता है या नट बोल्ट, दोनों पावर स्क्रू या नट बोल्ट जो हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए चाहे वो पावर ट्रांसमिशन के लिए, वो सेल्फ लॉकिंग होता है। असल में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा। तो जितना भी पॉइंट हम लिखवाए हैं इसी से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बस इसके ज्यादा कहीं से भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है। तो पावर स्क्रू क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग होता है। अब सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या है, सेल्फ लॉकिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग नट बोल्ट से नट बोल्ट को जब हम कसते हैं अपने से, तो जब नट को छोड़ देते हैं या बोल्ट को छोड़ देते हैं तो क्या बोल्ट अपने आप नीचे आ जाता है, या कभी कभी पावर स्क्रू से जब कोई चीज को लिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट करने के बाद हम रोटेशन करना बंद कर देते हैं तो क्या गाड़ी फिर अपने आप नीचे आ जाएगा? नहीं, नीचे अपने आप नहीं होगा, क्योंकि वो पावर स्क्रू क्या करता है, वो अपने आप को लॉकिंग कर देता है। तो सेल्फ लॉकिंग इज डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन एंगल, ओके, हेलिक्स एंगल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस सभी चीज फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कैसे कैसे करता है वो तो जब तक हम मैथमेटिकली हम इसको साबित नहीं करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल सेल्फ लॉकिंग का जो डिफिनेशन है वो यही होता है, they retain their load at their positions even when the effort is removed। यहाँ पे they retain load, load मतलब W, तो W को अगर लिफ्ट किए, मतलब अगर पीच पॉइंट तक हम लिफ्ट किए, उठा दिए, यहाँ तक उठा दिए पीच,
तो अगर हम एफर्ट हटा देते हैं, एफर्ट मतलब कि हम अब रोटेशन करना बंद कर देते हैं, तो लोड अपने आप नीचे नहीं आता है, ना अपने आप ऊपर जाएगा। ओके, क्योंकि हम तो क्योंकि मान लो कि इसको हम अगर उठा देते हैं तो इसका तो पोटेंशियल हाई हो गया, तो यहाँ पे इसका एनर्जी हाई हो गया, इसका एनर्जी लोअर हो गया। तो हम जानते हैं कि हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो इट शुड कम डाउन। तो कैसा नहीं होता ड्यू टू सेल्फ लॉकिंग ऑफ द पावर स्क्रू। तो सेल्फ लॉकिंग एक प्रॉपर्टीज है पावर स्क्रू का, जो कि इसको रोक लेता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, ये होता है सेल्फ लॉकिंग। अगला जो पॉइंट है वो स्क्वायर, जो थ्रेड का जो शेप होता है वो दो तरह का ज्यादा बेसिकली हम यूज करते हैं। एक होता है स्क्वायर थ्रेड, एक होता है ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। ये दो तरह का थ्रेड पावर स्क्रू में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका ये रहा तस्वीर। देखो स्क्वायर मतलब जहाँ पे इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बना होगा। तो स्क्वायर मतलब 90 डिग्री हमारा बना होगा। पीच का क्या फॉर्मूला हो गया कि यहाँ से यहाँ या इसके इंड का दूसरा इंड, पहला इंड, तो पहले इस थ्रेड का अगर हम शुरुआत मानेंगे तो दूसरे थ्रेड का शुरुआत मान लो, या पहले का इंड मान लेते हैं तो दूसरे का इंड हमको मान लेना, तो इसको बोलते हैं हमारा पीच है। पीच का जो हमारा जो स्क्रू होगा वो इस दोनों के बीच का गैप p/2 होगा, डेप्थ भी p/2 होगा। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर थ्रेड। एक होता है ट्रेपेजॉइडल। देखो ट्रेपेजॉइडल का ये शेप हुआ जिसका एंगल 30 डिग्री होता है। ओके, पीच हो गया 1 थ्रेड टू नेक्स्ट या कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, और डेप्थ हो गया हाफ ऑफ द पीच। तो हाफ ऑफ द पीच एंड हाफ ऑफ द पीच इसका डेप्थ हो गया। तो मेरा एक जहन में क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर मान लेते ये थ्रेड इस तरह का है, इसको हम जब वर्टिकली हम खड़ा कर देते हैं, तो सब बड़ा ही बनाते हैं। तो ये मेरा सेंटर हो गया, ये हो गया आउटसाइड डायमीटर मतलब नॉमिनल डायमीटर हो गया, ये हो गया कोर डायमीटर, ये हो गया मेरा मीन डायमीटर। तो मीन डायमीटर को कैसे निकाल सकते हैं? ओके, या कोर डायमीटर कैसे निकाल सकता है मेरा, एक अगर कोई रिलेशन पूछ दिया जाए तो कैसे निकलेगा? तो मीन डायमीटर तो होता है एवरेज होता है मेरा, तो मीन डायमीटर मतलब एवरेज। तो अगर इसको हमने मान लिया डी नोट मतलब नॉमिनल डायमीटर, ये हो गया कोर डायमीटर। तो मीन डायमीटर का फॉर्मूला होगा डी नॉट प्लस DC/2 डी, क्योंकि मेरा ये दोनों का मीन डायमीटर हो गया। अच्छा, अब एक चीज और जरा हमको जानना था कि जो डी नोट है और DC, तो अगर हम DC कैसे निकाल, अगर तुमको पीच दिया रहेगा, अगर तुमको पीच का एरिया है कि भाई यहाँ से लेके, क्योंकि जो डेप्थ है, डेप्थ कितना होता है, ये होता है p/2, p/2, तो ये भी तो p/2 ही हुआ। तो कोर डायमीटर कैसा निकलेगा मेरा? तो कोर डायमीटर निकलेगा मेरा तो कोर डायमीटर निकल सकता है DC इक्वल टू टोटल आउटसाइड डायमीटर माइनस p/2 प्लस p/2, मीन्स DC इक्वल टू D नॉट P इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर डायमीटर को हम लोग D नॉट माइनस DP से लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे पुट करें तो मीन डायमीटर को भी हम पीच के टर्म में लिख सकते हैं, तो वो इसका रिजल्ट होगा डी नॉट माइनस 0.5 D, सॉरी P, क्योंकि ये जो कोर डायमीटर है इसके जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग हैं। जब इसको लिख देंगे तो मेरा रिजल्ट तुम्हारा आएगा ये चीज। तो ये दो इक्वेशन को हम डिजाइन में यूज करेंगे हम लोग हैं।
चलो तो अब स्क्वायर और ट्रेपेजोइडल्स, अब कुछ कुछ दोनों में जो देख लेते हैं डिफरेंस कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है। सबसे पहली बात कि ट्रेपेजोइडल का स्ट्रेंथ स्क्वायर के थ्रेड से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि कोर डायमीटर कौन सा था? कोर डायमीटर तो यही होता है, ये कोर डायमीटर हुआ, इसका कोर डायमीटर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, तो एरिया जितना छोटा होगा स्ट्रेस वहां पे ज्यादा पैदा होगा, और जब स्ट्रेस ज्यादा पैदा होगा तो वहां पे टूटने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि एरिया बहुत ही बड़ा इसके तुलना में, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो एरिया मान सकते हैं, इसका जो थिकनेस है वो ज्यादा है। जब थिकनेस मेरा ज्यादा होगा तो यहाँ पे स्ट्रेस कम पैदा होगा, तो ये अपने आप को सस्टेन कर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि जब इस नट को जब हम लोग इसको जरा हम कॉपी करते हैं नीचे की तरफ, घुमाने का कुछ तरीका नहीं है। हम्म अब क्या है कि नट को हम इसके अंदर फिट करते हैं, तो जब नट फिट हो तो नट तो इसके अंदर जाएगा, ये तुमको नट फिट हो गया। तो जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ पे लगेगा? क्योंकि दोनों का जो सरफेस है वो टेंजेंट है, मतलब कि एकदम जो एंगल है वो मेरा जीरो एंगल बनना है, तो कोई इसमें इंक्लाइनेशन तो है नहीं मेरा है। तो ये जो स्क्वायर थे में जो नट का फोर्स लगेगा दिस डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन मींस रेडियल डायरेक्शन। लेकिन जब इसकी बात करते हैं नट का भी तो शेप ऐसा ही होगा, नट का भी थ्रेड ऐसा ही होगा। देखो इसमें क्या लग रहा है कि ये इंक्लाइंड है, तो ये सरफेस इंक्लाइंड है, नट भी इसी में रहेगा, तो नट और दोनों के बीच का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसा। तो इट हैज टू कंपोनेंट, ओके, द फर्स्ट कंपोनेंट दिस डायरेक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट दिस डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियल फोर्स, जो कि इसको मूवमेंट करने में हेल्प होगा, क्योंकि जब नट का काम क्या है, रेडियल मोशन देना, मतलब ट्रांसलेशन मोशन देना, लीनियर मोशन देना, तो ये तो लीनियर मोशन पैदा करेगा। लेकिन ये जो फोर्स है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टिंग फोर्स। ओके, मतलब ये चीज नट को और क्या बोलते हैं थ्रेड को एक दूसरे से अलग करना चाहेगा। ओके है, तो ये तुमको अलग करना चाहेगा, इसको बोलते हैं ब्लास्टिंग, BRUSTING, ब्लास्टिंग फोर्स। तो ये क्या करता है, ये इधर लगता है तो नट को और स्क्रू को दोनों को अलग करेगा। तो इसमें जो फायदा है इसमें एक ही होगा, तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, स्क्वायर थ्रेड का ज्यादा होगा टू ट्रेपेजोइडल से, क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग फोर्स नहीं, टोटल का जो फोर्सेस होगा वो यूज होगा डिस्प्लेसमेंट करने में। ओके, हम आगे जाके भी एक्सप्लेन करेंगे कि एफिशिएंसी का कौन कौन सा फैक्टर पर काम करेगा, उस चीज को हम देखेंगे। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस है दोनों के बीच में कि क्यों इन दोनों को बनाया गया है। अब आगे आते हैं हम लोग,
अब हम लोग देखेंगे कि कितना टॉर्क की जरूरत पड़ता है। ओके, बस ये अगला टॉपिक अगर हो पाएगा तो होगा, नहीं तो फिर बाद में। तो टॉर्क फॉर लिफ्टिंग लोड, तो इसमें ये लोड को लिफ्ट करना है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स लगेगा, तो इसका डायग्राम हम बनाएंगे ऐसे, दिस इंक्लाइंड प्लेन, ओके, दिस थीटा, लोड ये हो गया थीटा, और ये लोड हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में W, दिस डायरेक्शन, ओके। द नॉर्मल रिएक्शंस, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शंस, इसके बीच में नट और स्क्रू के बीच में नॉर्मल रिएक्शंस। यहाँ कोई एक लोड है, इसको लिफ्टिंग करना है, तो फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेरा लिफ्ट है, तो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे दिस डायरेक्शन। ये हो गया लिफ्टिंग, मतलब P इज एफोर्ट दिस डायरेक्शन। क्योंकि ये लिफ्टिंग करना है तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द नट सरफेस एंड स्क्रू सरफेस, इसका नीचे की तरफ होगा फ्रिक्शन फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू इनटू एन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ये स्टैटिक सी होगा, ओके, स्टैटिक कोएफिशिएंट हम इसको लेंगे। तो अब वो कुछ करना नहीं है, टोटल हम इसका को एक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत इजी है कि कैसे कैसे निकाल लेंगे। तो बैलेंस कर देंगे, जब हम लोग पी की तरफ बैलेंस करेंगे, क्योंकि दो दो कंपोनेंट में निकलेगा, ओके। तो कि नॉर्मल का दो कंपोनेंट दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन का भी दो कंपोनेंट निकलेगा, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन किसका, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट, एक दिस डायरेक्शन, नॉर्मल का दो, तो सबको हम बैलेंस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टोटल फोर्स अलोंग x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम स्टैटिक कंडीशन, टोटल समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। तो सब तुम सब कुछ कर लोगे, तो वो इसका फाइनल रिजल्ट क्या चाहता है वो हम दिखा देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट मान ले बैलेंस करेंगे, तो p इक्वल टू आएगा म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, पहला इक्वेशन। स्क्रीन शॉट ले लोगे अटेंडेंस का, क्योंकि टाइम जा रहा है मेरा। और दूसरा इक्वेशन निकलेगा डब्ल्यू के टर्म से, तो डब्ल्यू को वर्टिकल एक्सिस इक्वल टू एन कॉस अल्फा। तो ये सब इजी है, बस बैलेंस करना है। थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा इक्वेशन 2। बस इसको बैलेंस, अब इसको इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, ताकि हमारा फोर्स एफोर्ट के टर्म में आ जाएगा कि एफोर्ट क्या निकलेगा मेरा। उसके बाद क्लास ज्वाइन कर सकते हो, फिर से फिर ज्वाइन करोगे, ताकि जो क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर से ज्वाइन कर लोगे अगर होगा तो। टोटल जो में पावर फोर्स होगा, इसको डब्ल्यू के टर्म में यहाँ पे हो गया, तो डब्ल्यू एंड पी एंड डब्ल्यू के टर्म में हम लिख सकते हैं एफोर्ट को, तो पी इक्वल टू